चाहे योजना है, कुरुक्षेत्र है, वहां से देखा जाए 19 प्रश्न देखने को मिले हैं। और एक वो सेगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कहा जाए 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी आप देखेंगे पीआईबी से भी 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी एनसीईआरटी का जो वेटेज है यूपीएससी के 2023 में देखा जाए ओनली 20 क्वेश्चन अकेले एनसीईआरटी से आए हुए हैं, जहां पर आपको लगभग 45 या 50 क्वेश्चन सही करने के बाद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और जहां 20 क्वेश्चन ओनली एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो इसकी महत्ता को आप यहां से जान सकते हैं कि कितना इनका रोल है। लेकिन ये रोल किस प्रकार से, ये जानना बहुत जरूरी है। आपके पास सब कुछ है लेकिन चलाने का तरीका नहीं आता, पढ़ने का तरीका नहीं आता, एक प्रकार से कहा जाए इंटरलिंक करने का तरीका नहीं आता, तो बहुत जरूरी है इसको जानना। आइएगा पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं, जानते हैं 2023 में अगर देखा जाए प्रश्नों का ये स्ट्रक्चर था, जहां पर यहाँ पे एनसीईआरटी से प्रश्न देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को बेसिकली देखा जाए, सबसे पहली नीड ये होती है कि हमें सारे प्रश्नों के जवाब में आपके 1 सेकंड देने का प्रयास करता हूं। एनसीईआरटी पहला पॉइंट है कि इसको कैसे पढ़ें, हाउ रीड। तो सबसे पहले इस पॉइंट का जवाब हम लोग दे देंगे, फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाए या ना बनाए इसकी भी बात कर लेंगे। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को यूपीएससी सिलेबस के साथ या पीसीएस सिलेबस के साथ, कोई भी स्टेट की आप तैयारी कर पा रहे हैं, उसमें इंटरलिंक कैसे करें, ये चुनौती आपके सामने बन जाती। तो आइएगा मैं चंद लम्हों में आपके सामने पूरी जो धरा से यात्रा है आपको यहाँ धरा से दिखाने का प्रयास करता हूँ। राइट, तो पहला पॉइंट ये बन जाता है कि एनसीईआरटी, अगर आपने देखा जाए बेसिकली एक पॉइंट तुम्हारे सामने हम पहले रेडी कर लेते हैं। आपको एनसीईआरटी का सापेक्ष में देखा जाए बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, पॉलिटी की पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी की पढ़ लेंगे, इकोनॉमी की पढ़ लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल के पार्ट हैं, बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर हैं, या आपके सोसाइटी के चैप्टर हैं, या आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर हैं, इनको भाई साहब आप इग्नोर मारते चले जाते हो, उसकी बजाय। फिर उसके बाद अगर पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्लास 9 से 12 की पढ़ लेते हैं, कभी 6 से 12 पढ़ लेते हैं, कभी 11 से 12 पढ़ लेते हैं। उनके शाब्दिक पढ़ने का अर्थ ये होता है कि सब हम नाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिससे यूपीएससी जो एग्जाम बना रहा है ये मान ले कि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, इसलिए इनके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो इसमें 3 तरह के विद्यार्थी आपको देखने को मिलते हैं, जो हर जगह मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के सापेक्ष में बात करते हैं। एक पहले विद्यार्थी वो होते हैं सिर्फ नेम के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं और लेके आ जाते हैं बाजार से, ना उनको छूते हैं, बस एक प्रकार से जैसे हम लोग मंदिर मस्जिद में जाके आरती या अजान करते रहते हैं, ऐसे ही वो उन्हें देख के निहार के वो प्रसन्न होते रहते हैं कि हाँ एनसीईआरटी हमारे पास रखी है और समय आने पर इसको हम पढ़ लेंगे, या नहीं पढ़ी हैं तो उसको एक बार देख लेंगे। ऐसे मान के चलें कि वो जो 20 प्रश्न आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में भी प्रश्न आएंगे, वो आप इनको टैकल नहीं कर पाओगे। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होते हैं, देखिएगा, जो एक प्रकार से सिलेबस के साथ लिंक करके पढ़ते हैं। उनको यही नहीं पता, अगर जो लोग यहाँ पढ़ने वाले होते हैं तो इसमें भी 2 कैटेगरी बन जाती है। एक पढ़ने वाले हैं, वो गीता समझकर, रामायण समझकर वहाँ से कवर टू कवर, एक राम की कहानी है, सलीम की कहानी है, शेख की कहानी, सबकी कहानी को बड़े आनंद से पढ़ते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने पढ़ लिया। एक वो कहानी होती है, दूसरे वाले विद्यार्थी वो होते हैं, वो यहाँ पे कुछ चुनिंदा पॉइंटों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो चुनिंदा जो पॉइंट है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एक वो विद्यार्थी होते हैं जो समय समय पर याद आती रहती है, वो भी पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ 3-4 कैटेगरी के लोग हो जाते हैं जो एनसीईआरटी को लेकर मिथ बने हुए हैं। आइएगा, मैं अगर कहूँ तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सापेक्ष में देखा जाए तो 4 पिलर की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, जो आपका बेसिक रेडी करती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी। लेकिन इनके अलावा भी आपको यहाँ पे साइंस की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, इनके अलावा भी आप सोसाइटी सोशोलॉजी की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, इनके अलावा भी आपको यहाँ पे कहा जाए बायो इन्वायरमेंटल के जो पार्ट है उनको पढ़ना चाहिए। और पढ़ना कैसे चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये मैं आपके सामने आज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप ज्योग्राफी में आएंगे तो ज्योग्राफी क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी में ये आपके सामने 8 टॉपिक हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे दे दूंगा। अभी जो 8 टॉपिक हैं ये आपको देखने को मिल रहे होंगे कि यहाँ पर ये 8 टॉपिक में क्या 8 के 8 यूपीएससी के लिए बने हुए हैं? बोलेंगे नहीं, ये किसके लिए बने हुए हैं? ये 3 टॉपिक मुझे यूपीएससी सिलेबस से लिंक करने हैं। फिर ये जानना पड़ेगा कि साहब मुझे यहाँ पर कहाँ से कितने कितने लिंक करने हैं। अगर क्लास नंबर 7th में आओगे तो 7th की एनसीईआरटी अवर एनवायरमेंटल, हमारा जो पर्यावरण है इसके बारे में दर्शाया गया, ज्योग्राफी की, इसमें आपके 11 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। इस 11 में से आपको सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इससे क्या हुआ, आपका टाइमिंग कम लगेगा, आपके दिमाग में कूड़ा कचरा कम जाएगा, आप ऑथेंटिक चीजें पढ़ेंगे, आप एग्जाम रिलेट करके पढ़ेंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा, अगर ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं तो इन 4 टॉपिक को सिलेबस के साथ जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 या प्रीलिम्स के साथ कैसे इंटरलिंक करें, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, उससे क्या होगा, आपका प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन बन जाएगी कि तैयारी ऐसे की जाती है।
अगर यहीं से क्लास नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। क्या इस 6 में से 6 नहीं पढ़ने, हमें यहाँ सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ मैंने एक डिफाइन कर दिया कि इस एनसीईआरटी से आईएएस पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए किन टॉपिकों को कंपाइल कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक देखने को भी आपको मिलेंगे कि एक टॉपिक क्लास नंबर 6 में भी है और एक टॉपिक क्लास नंबर यहाँ पे 11th में भी है। अब 6 में कैसे समझाया गया होगा, कुछ बेसिक बताया होगा। 11th में कैसे बताया गया होगा, बोलेंगे तो उसका एडवांस बताया गया होगा। जब आप दोनों टॉपिकों को एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपके सामने फिर एक टॉपिक की समझ विकसित हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका यहाँ टाइम वेस्ट होगा, यहाँ टाइम वेस्ट होगा, उसका एक टाइम देने की वजह से आपका एक टाइम सेव हो जाएगा। इससे आप पूरा व्यापक तरीके से टॉपिक को भी समझ पाएंगे, इंटरलिंक भी कर पाएंगे, और साथ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें बार बार आप रिपीट करते हैं जो हमें पता भी होती है, वो उसमें हम बचने का प्रयास करेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने का बेसिक आधार देखा जाए वो ये होता है। क्लास नंबर 9th में आएंगे तो यहाँ पे देखा जाए ये आपके पास टॉपिक है, इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनको पढ़ना पड़ेगा। क्लास नंबर 10th में आओगे तो यहाँ पे 11 टॉपिक इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक दे रखा है क्लास नंबर 10th में, लेकिन 11 के 11 कुछ टॉपिक इंटरलिंक पहले वाले उनसे हो गए होंगे, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो मात्र यहाँ पे 3 टॉपिक हैं जहां पर क्लास नंबर 10th की ज्योग्राफी किताब में आपको पढ़ने हैं। आगे क्लास नंबर 11th में आएंगे तो देखिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे आपको 4 यूनिट पढ़नी है। 4 में सेकेंड यूनिट यानी कह सकते हैं ये वाली पढ़नी है, इस वाली को पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइमिंग सेव होगा, आपके पढ़ाई करने का रास्ता बेस्ट होगा। और ये बहुत जरूरी है पूरा सिनेरियो सेट करना, और सेट करने के लिए जानना जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। 11th में आएंगे तो ये पढ़ना जरूरी है। 12th में आएंगे तो यहाँ से ये दिया हुआ है, लेकिन हमें ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसी 12th के सेकेंड पार्ट में आएंगे तो ये सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। इससे क्या होता है, ये टॉपिक सिर्फ हमारे पास 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं ये वाले। इससे आपके दिमाग में ज्योग्राफी के प्रति एक समझ विकसित हो जाएगी, साहब मुझे ज्योग्राफी में क्लास नंबर 6 से लेकर 12 के एनसीईआरटी में जहां 50 टॉपिक निकल के आ रहे थे, वहां पे 10 से 12 टॉपिक लिंक करने हैं, वो पढ़ने। उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक बिल्कुल माइंड मैप बन जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ऐसे ही हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी के सापेक्ष में भी आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने ये टॉपिक है, लेकिन कवर क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे 3-4 टॉपिक कवर करने हैं। पालमपुर की कहानी क्या कहती है, इससे कोई मतलब नहीं है। पालमपुर की कहानी से रिसोर्स क्या हो सकते हैं, ये क्लास नंबर 2 में दिया गया, चैप्टर नंबर 2 में, इसको हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमी के अगले पॉइंट में आएंगे तो यहाँ ये पूरी लिस्टिंग आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पे आप अपने आप को यहाँ पे डाउनलोड करके इसको सिनॉप्सिस तरीके से बनाकर मुझे क्या पढ़ना है, फिर उसी पेज पे जाएंगे, उसी टॉपिक पे जाएंगे, उसको पढ़ के अपनी पतली गली से निकल जाएंगे। ये आप यहाँ पे क्लास नंबर यहाँ पे 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं। क्लास नंबर अगर 11th में आएंगे तो आपके सामने ये चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ 4 चैप्टर आपको पढ़ने का प्रयास करना है। 12th में आएंगे तो यहाँ पे ये सारी कहानी ये रही। अब बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की सापेक्ष में क्लास नंबर 9th में जाएंगे तो 6 टॉपिक आपको दे रखा है, सिर्फ हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या हो रहा है, ये एक आपके सामने बिल्कुल सिनेरियो चल रहा है। आपकी थाली में अगर मान लो 50 सब्जियां हैं और जो कोई सब्जी आपको पसंद नहीं आती है या आप नहीं खाते हैं, उसको निकाल के अलग रख देते हैं, लो भैया हमको इसको नहीं खाना। इसीलिए तुम्हें उस एनसीईआरटी से निकाल के अलग रख देना है कि साहब इसको हमें नहीं पढ़ना, हमें ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। एग्जाम के लिए पढ़ना है तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है ना। उससे क्या होगा, आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हैं ज्ञान इकट्ठा करने के। आपको पीएचडी नहीं करनी, रिसर्च नहीं करनी, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में से, ये क्लास नंबर पॉलिटी की 10th की किताब है, ये क्लास नंबर यहाँ पे कहा जाए तो 11th की किताब है, क्लास नंबर देखा जाए तो यहाँ 11th की सेकेंड किताब है, क्लास नंबर देखा जाए तो 12th की किताब है, क्लास नंबर देखा जाए तो 12 सोसाइटी की किताब। अब सोसाइटी में भी क्या पढ़ना है ये मैंने आपको दिखा दिया, ये आपके सामने टॉपिक है, मुझे ये कवर करने, देख लीजिएगा यहाँ से क्लास नंबर 12th में ये टॉपिक है, मुझे ये कवर करने हैं, क्लास नंबर 12 सोसाइटी में ये टॉपिक है, हम ये कवर करने हैं। तो यानी इस तरीके से अगर आप पूरी जर्नी को देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर में देखो ये टॉपिक है जो फाइनल की किताब क्लास नंबर 11th की है, इसको हमें कैसे कवर करना है ये मैंने देखने का प्रयास किया। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं जहां से इसकी पूरी लिस्टिंग में आप आज को टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप क्या करें, आप उनको टॉपिक सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी को अलग लिख लो, उसके 50 टॉपिक हैं, 50 को नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में और उसमें हाईलाइट कर लो उन टॉपिकों को जो मैंने बता रखे हैं, सिर्फ उन पे फोकस करिएगा। ये मान के लो 99% जो सिलेबस है उन्हीं टॉपिकों से क्या होता है, इंटरलिंक होता है। बाकी जो टॉपिक हैं वो क्लास नंबर 6 के बच्चे के इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्लास नंबर 6 को अवगत कराने वाले बच्चों के लिए ये दिए गए होते हैं, जिनको हमें यहाँ पे इग्नोर करना होता है, उनको नहीं पढ़ना होता है। इसीलिए अपनी इस जर्नी में राइट स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। राइट स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो राइट प्लानिंग नहीं होगी, राइट डायरेक्शन नहीं होगी, राइट रिसोर्स नहीं होंगे, और राइट आपके पास क्या होगा, नॉलेज भी नहीं होगी। और राइट नॉलेज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो राइट आपके पास क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए जरूरी क्या है, बहुत जरूरी
होता है रिसोर्स का बेहतर होना, नहीं तो यहाँ पे आप चंद लम्हों में डूब के चले जाओगे और पत्ती गली से। अब देखो प्रश्न कैसे कैसे डायरेक्टली आते हैं, अगर मैं आपके सामने दिखाया जाऊं, ये प्रश्न डायरेक्टली आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की क्लास नंबर 12 की किताब है हिस्ट्री की पार्ट नंबर 2 से डायरेक्टली क्वेश्चन ये मैच हो रहा, देख लीजिएगा, मैं ये दिखा रखा है। और क्या लिखा है देखो, पेज नंबर 147 में ये लिखा है, ये आपके सामने है। पेज नंबर 148 में लिखा डायरेक्टली आपके सामने है। और अगर आप देखेंगे यहाँ से आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा, और ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड किताब नंबर 12 की में ये दे रहा हुआ डायरेक्टली पेज नंबर 103 है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से टच हुआ है। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में देखिएगा। ये क्या है, एनसीईआरटी की 12 क्लास की किताब है, मैंने यहां तक देखा है कि न्यू किताब है और पेज नंबर कितना 28-29 है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखो यहां से लिंक हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन हिट होते हैं, जब तक आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली उसके आधार पर नहीं पढ़ोगे। और देखो क्लास नंबर यहाँ पे देखा जाए 12 की एनसीईआरटी किताब है, और ये मैंडेमस आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, और मैंडेमस क्या है, इसका यही आंसर है। तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं। तो यदि आपको लगता है कि एनसीईआरटी खुद से तुम तैयार नहीं कर सकते हैं, सपोज कर लो क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी तुम लेते हो, ये वाली, ये सोशल एंड पॉलिटिकल जीवन के बारे में डिफाइन करती है, नहीं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में। क्लास नंबर 6, 7, 8 की तीनों किताबें एक हैं। क्लास नंबर 6 में सामाजिक जीवन का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 7 में, और तीसरा अध्याय 8वीं क्लास में है। यहाँ पे हमने क्या करा, उसके टॉपिक की इंडेक्स को ले लिया। इंडेक्स में ये 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, यानी 4 यूनिट दे रखी हैं। चारों में 2-2 चैप्टर दे रखे हैं, यहाँ भी 2 चैप्टर, यहाँ भी 2 चैप्टर, यहाँ भी 2 चैप्टर, यहाँ पे भी 2 चैप्टर हैं। 3 मतलब ये 2 ही हैं, शासन एक ही है, ग्रामीण शासन को एक साथ कर सकते हैं। अब सोचो अगर आपने ये पढ़ना स्टार्टिंग कर दिया, तो इस पढ़ने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इसका एग्जाम में रोल क्या। देखो मैंने यहाँ तक आपको समझाने का प्रयास करता हूँ किताब क्लास में, जीएस फर्स्ट के साथ यूनिट नंबर 6 में इससे इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं, जीएस फर्स्ट के साथ यूनिट नंबर 9 में इससे हम इसे जोड़ सकते हैं, जीएस नंबर 2 के साथ में यूनिट नंबर 1 से जोड़ सकते हैं। यानी एक ही टॉपिक को हमने, इस टॉपिक को यूनिट को हमने कहाँ कहाँ जोड़ लिया, ये आपके सिलेबस के सामने डिफाइन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। फिर इससे प्रश्न कैसे आए